वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। तो आज हम जानेंगे इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, क्योंकि बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आप लोग को बताया था और क्लास में भी आपको समझाया था कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। तो एजुकेशनल रिसर्चेज हो या साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हो, उसका नेचर चाहे एक्सपेरिमेंटल हो चाहे नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, रिसर्च प्रॉब्लम का एक साइंटिफिक सिलेक्शन हो जाने के बाद एक रिसर्चर क्या करता है, हाइपोथेसिस को प्रपोज करता है। क्योंकि आपने फाउंडेशन बना ली रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में, अब आपको क्या करना है, उस जर्नी को तय करना है। उस जर्नी को डायरेक्शन कौन देगा, हमारी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक तरीके से क्या है, हमारे जो तरीके हैं, हमारे जो रास्ते हैं, उसको डायरेक्शन देने का काम करती हैं। जब रिसर्चर किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेता है तो उसको उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, ढूंढना पड़ता है। और टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है, टेस्टेबल प्रपोजिशन जो है, वही हाइपोथेसिस के रूप में काम करता है। और इसे ही, इस टेस्टेबल प्रपोजिशन को या इस टेंटेटिव सॉल्यूशन को ही एक टेक्निकल टर्म में हाइपोथेसिस बोला गया है। किसी रिसर्च प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव टेस्टेबल आंसर ही क्या है, हाइपोथेसिस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं कि रिवॉर्ड का डज रीइंफोर्समेंट अफेक्ट लर्निंग, है ना। तो ये भाई हमारा एक ब्रॉड सेंटेंस है। अब इसमें हाइपोथेसिस हम क्या बना सकते हैं कि रिवॉर्ड देने से जो लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट हमें दिखाई देगा, और पनिशमेंट से क्या हो जाएगी, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो धीमा पड़ जाएगा। ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो कि हाइपोथेसिस इज एन assumption दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। कुछ एविडेंसेस के बेस पे ही हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, मतलब कि कुछ थ्योरी होनी चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, कुछ प्रीवियस रिसर्चेस होती हैं, उनके बेस पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन दैट ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन इनटू अ प्रेडिक्शन। ठीक है, जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, एक रिसर्चर के मन में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उसका क्या है, एक प्रिडिक्शन है ये। इट इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक, कि किस किस तरह के कंपोनेंट अपने में इंक्लूड करता है, वेरिएबल्स, पॉपुलेशन, ठीक है, उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप पाया जा रहा है, उसका प्रोसीजर क्या होगा। एक हाइपोथेसिस अगर बहुत अच्छी बनी हुई है, क्लियर है, प्रिसाइज है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उसको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट है और क्या हम रिसर्च करने जा रहे हैं। और ये आपको पता ही है कि जो हाइपोथेसिस है वो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताती हैं। तो जैसे मैकग्विन ने बोला भी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो पॉसिबल रिलेशनशिप्स होता है, ठीक है, या जो पोटेंशियल रिलेशनशिप्स होता है, के बारे में बनाया गया टेस्टेबल स्टेटमेंट ही हाइपोथेसिस है। ठीक है, फिर कर्लिंगर की भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है, वो भी आप इसमें पढ़ सकते हो। हमें हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन इंटेलिजेंट गेस और प्रिडिक्शन। हाइपोथेसिस को क्या हम कहते हैं, इंटेलिजेंट गेस और प्रिडिक्शन है, जो हमें क्या कर रहा है, या जो रिसर्चर को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है उसके रिसर्च क्वेश्चन का एक टेंटेटिव आंसर देते हुए। हाइपोथेसिस कहाँ से डिराइव्ड हो रही है, रिसर्च प्रॉब्लम से, लिटरेचर रिव्यू से, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से। ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर स्टडी। आपने अपनी स्टडी में जितने भी वेरिएबल्स लिए हैं उनके बारे में एक फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स को लेके वेरिएबल के। हाइपोथेसिस को फॉर्मल स्टेटमेंट, टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप के टर्म में भी बताया जाता है। Hypothesis helps to translate the research problem and objective into a clear explanation or prediction of the expected result or outcome of the study. Characteristics की बात करें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप एक परफेक्ट हाइपोथेसिस नहीं बना सकते और सिनॉप्सिस में बहुत दिक्कत आएगी। पहला हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है कि टेस्टेबल होनी चाहिए। जो भी हाइपोथेसिस आप बना रहे हो टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी हाइपोथेसिस ऐसी बनाओ आप जिसको हम चेक कर सकते हैं। एक अच्छी
हाइपोथेसिस की पहचान यही है कि उसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से हम करें जिसको चेक करना, टेस्ट करना पॉसिबल हो सके। ठीक है, अगर हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारे लिए यूजलेस है, वर्थलेस है। ठीक है, हाइपोथेसिस का जो एक्सप्रेशन है वो ब्रॉड बेस में नहीं बल्कि स्पेसिफिक तरीके से करते हैं ना, और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, पर साथ में बहुत लोग बहुत इम्प्रेसिव बना लेते हैं, हाइपोथेसिस को अट्रैक्टिव बना लेते हैं, पर इसके साथ ये जो कंपल्सन है कि उसे टेस्टेबल होना चाहिए, वो नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस शुड बी अ जनरल हार्मनी विद अदर हाइपोथेसिस ऑफ द फील्ड। आपने जो भी स्टडी करने वाला एरिया चुना है, उसके लिए जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं आप, ठीक है, उसका अदर हाइपोथेसिस के साथ हार्मनी यानी कि तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्चर द्वारा तैयार की गई जो हाइपोथेसिस है उस एरिया की अन हाइपोथेसिस के साथ फेवरेबल होंगी, अनुकूल होंगी, तो उसे एक अच्छी हाइपोथेसिस हम समझते हैं। ठीक है, मतलब हाइपोथेसिस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो अदर हाइपोथेसिस के साथ या अवेलेबल एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ, एग्जिस्टिंग रिसर्च के साथ कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप कर दें। कि हम तो कहते हैं कि भाई रिवॉर्ड का लर्निंग पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, पर हमने बना दी कि नहीं, रिवॉर्ड देने से लर्निंग का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होने लगता है, धीमा पड़ जाता है, स्लो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शुड बी पार्सिमोनियस, मतलब कि किसी भी हाइपोथेसिस को का जो एक क्राइटेरिया है वो ही है कि उसको पार्सिमोनियस यानी कि मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिसर्चर है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो भी सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, जितनी भी हाइपोथेसिस प्रिपेयर कर रहा है, इसमें से सबसे पार्सिमोनियस जो होगा उसे समझ के उसे चूज कर लेना चाहिए। हाइपोथेसिस में पार्सिमनी यानी कि मितव्ययिता से तात्पर्य ये है कि उसका नेचर ऐसा होना चाहिए जिसे हम कम से कम समय में चेक कर सकें और जिससे कम से कम एक्सपेंसेस यूज़ हों। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस बनाई कि हम लर्निंग पैटर्न देखना चाहते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना चाहते हैं इंडिया और अमेरिका का, या हमने ये बनाई कि अमेरिका के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, 4 से 5 साल के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, और इंडिया के बच्चों के 4 से 5 साल के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। अब इसको भाई बना तो लिया, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इम्प्रेसिव लग रही है, तो इसको चेक कैसे करोगे? चेक करने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपेंसेस यूज होगा। तो आपको ऐसी एप्स बनानी है जिसमें पार्सिमनी का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो। फिर है हाइपोथेसिस should have the trait of logical unity and comprehensiveness, मतलब कि जो भी हाइपोथेसिस आप बना रहे हो उसमें लॉजिकल यूनिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस का ट्रेट होना ही होना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च या अदर कोई भी रिसर्चेस हों, उसमें जो भी हाइपोथेसिस होती हैं उसमें क्या करते हैं हम, रिसर्च प्रॉब्लम का एक अप्रोप्रिएट आंसर हमें सीधे मिल जाता है, क्योंकि वो अपने आप में लॉजिकली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट होती हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक हाइपोथेसिस हमने बनाई जिसमें से कई सारी सब हाइपोथेसिस या एडहॉक अजम्पशंस निकल के आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जो हाइपोथेसिस देख के ही पता चल जाता है कि रिसर्चर को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थ्योरी एंड फैक्ट, मतलब कि हाइपोथेसिस को अपने एरिया की जो भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, थ्योरी है, फैक्ट है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन होना चाहिए ना। आप ऐसी हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए जिसका कोई भी लॉजिक ना हो, कोई भी बेस ना हो, कोई भी थ्योरी अवेलेबल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया कि जो बॉडी का कलर होता है वो उसकी आईक्यू को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आप भाई इसके बेस पे कौन सी थ्योरी और वो सब चीज़ें अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है ना, बहुत ही लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, रिसर्चेस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक बेस की बहुत ज़रूरत है। फिर है हाइपोथेसिस विच प्रोवाइड मैक्सिमम डिडक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस एंड इट शुड बी जनरल इन स्कोप। एक अच्छी हाइपोथेसिस की
ये भी एक विशेषता है कि ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, ना जनरल हो, ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, ठीक है? ना स्पेसिफिक हो, ना ब्रॉड हो, मतलब कि थोड़ा-सा जनरल होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे, अधिक से अधिक डिडक्शन हो पाएगा उसमें। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल साइंटिफिक टेस्ट एंड एप्रेटिस। जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई है, आप कह रहे हो ना, उसको चेक करना पॉसिबल होना चाहिए। तो चेक करने के लिए उसके लिए टेस्ट होने चाहिए, स्केल्स होने चाहिए, एप्रेटिस अवेलेबल होने चाहिए। आप उसको प्रॉपरली चेक कर पाओ ना उस हाइपोथेसिस को। ऐसी हाइपोथेसिस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसको आप चेक ही नहीं कर सको, जिसके लिए अप्रोप्रिएट साइंटिफिक टेस्ट और एप्रेटिस अवेलेबल ना हो। हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, ठीक है? हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि उसके जितने भी कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो, उसे आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करो और उसमें जो भी मीनिंग निकल रहा हो वो अधिक से अधिक लोगों पे जनरलाइज हो सके। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक एंड शुड हैव स्कोप फॉर कंडक्टिंग मोर टेस्ट, मतलब कि उसके बेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को कंडक्ट कर सकें। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं, उसके जो फर्स्ट टर्म थे, यानी कि टेस्टेबल, जर्मन हार्मनी से जीएच हो गया, पी फॉर पार्सिमोनियस हो गया, लॉजिकल यूनिटी, थ्योरी एंड फैक्ट, मैक्सिमम डिडक्शन, टेस्ट एप्रेटिस, क्लियर प्रिसाइज, कंडक्टिंग मोर टेस्ट से मैंने ये पूरा एक प्लस प्लस करके एक चंक बनाया है। उसको भी आप याद कर सकते हो, उसके थ्रू भी चीज़ों को याद कर सकते हो। अब क्या है, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक हाइपोथेसिस क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाती है, और दूसरी इसके अपोजिट हम जो बनाते हैं वो नल हाइपोथेसिस कहलाती है। नल हाइपोथेसिस को जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, अपने रिजल्ट के आउटकम के, जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो भी आउटकम आ रहा है, उससे क्या करता है, रिजेक्ट करना चाहता है। पर दूसरी तरफ वो उसका इंटरेस्ट होता है कि उसकी जो रिसर्च हाइपोथेसिस हो वो क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है? अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में हम पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब कि एक हाइपोथेसिस में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में। सिंपल हाइपोथेसिस वैसी हाइपोथेसिस कहलाती है जिसमें कम संख्या में, मतलब कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें से दो ही वेरिएबल्स पाए जाते हैं, दो ही नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स के। जैसे कि बच्चों की बुद्धि, ठीक है, तथा अचीवमेंट में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंस और अचीवमेंट दो वेरिएबल्स हैं, तो ये सिंपल हाइपोथेसिस हो गई। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं कि अर्बन एरिया के हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है, स्मोकिंग करने की टेंडेंसी रूरल एरिया के मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल इकोनॉमिक स्टेटस की अपेक्षा कम होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल्स हो गए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्मोकिंग टेंडेंसी और रूरल अर्बन एरिया, ठीक है? तो ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो गई। अब क्या है यहाँ पे, ये नेक्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल, ठीक है? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल आ गए, यहाँ पे स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स आना चाहिए। तो इसको भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस में और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस में। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कौन सी हाइपोथेसिस होती है, जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा, इसका नेचर ऐसा होता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको हम दुनिया में कहीं पे भी मेज़र कर लें, हमें उसके बीच में एक वैसा ही रिलेशनशिप हर सिचुएशन में ही आएगा। जैसे कि ह्यूमन लर्निंग की प्रक्रिया, जो ह्यूमन लर्निंग का प्रोसेस है, उस पे रिवॉर्ड अगर हम देते हैं तो वो तेज़ी से होती है, ठीक है? ह्यूमन लर्निंग का जो प्रोसेस है वो रिवॉर्ड से तेज़ी से पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में आप देख लो, बच्चों को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, रेनफोर्स करते हैं, तो वो जल्दी सीखते हैं। हम चाहे इंडिया में कर लें या अमेरिका में कर लें, चाइना में कर लें, हर जगह ये हाइपोथेसिस लागू होगी, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस है। एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस हैं जो सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों के लिए नहीं होती, बल्कि एक तो एक्सेप्शनल केसेस या एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए निश्चित रूप से सही होती हैं।
ठीक है। जैसे क्लास में कम से कम एक ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसमें लर्निंग का जो प्रोसेस है वो पनिशमेंट से तेज़ी से होगा। ठीक है, तो ये एक्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग कॉजल हाइपोथेसिस यानी कि कारणत्व पर, इसमें हम कारण को जानने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर के जो कॉज हैं उनको कंट्रोल करने और उसको एक्सप्लेन करने की पर्पस से रिसर्चर जो होता है कॉजल हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, जैसे वो जानना चाह रहा है कि फटीग से लर्निंग में क्या होता है, डिक्रीमेंट आ जाएगा, तो ये कॉजल हाइपोथेसिस का एग्जांपल हो गया। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस यानी कि अ, जब हम बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन करें, उसको एक्सप्लेन करें और उसके हिसाब से डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस हैं जो बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं, उसको इंटरप्रेट करती हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं या उस सिचुएशन में, ठीक है, जो भी हो रहा है उसको एक्सप्लेन करेगी, उसकी जो भी बिहेवियर किए जा रहे हैं, जो भी ट्रेड्स हैं उनको पहचानेगी, आइडेंटिफाई करेगी और उसके बेस पे क्या करेगी, फ्यूचर प्रिडिक्शन करेगी। ठीक है, जैसे कि शोधकर्ता या रिसर्चर जो भी है वो ये जानना चाह रहा है कि फटीग में व्यक्ति में आगे चल के काम करने का डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है, डिस्क्राइब कर रही है स्पेसिफिक सिचुएशन को, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में पर्सन के बिहेवियर को। रिसर्च हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसमें क्या होता है कि ऐसे हाइपोथेसिस हैं जो किसी इवेंट फैक्ट के लिए स्पेसिफिक थ्योरी से, ठीक है, जितने भी डिडक्शन किए जाते हैं उन पे बेस्ड होती हैं। और रिसर्चर इस बिलीव के साथ इस तरह की हाइपोथेसिस को प्रपोज करता है कि वह एक्यूरेट है क्योंकि वो एक थ्योरी पे बेस्ड है, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड है। और रिसर्चर का यही मतलब कि मन होता है कि वो रिजल्ट या आउटकम के द्वारा उस रिसर्च हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दें और अपनी पूरी से पूरी कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो सीखने का जो प्रोसेस है, ठीक है, सीखने का जो प्रोसेस है उसमें इंसाइट, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें इंसाइट जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंपैरिजन ट्रायल एरर के। तो ये क्या हो गया, एक रिसर्च हाइपोथेसिस है, इसको हम एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेचर होता है वो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल भी होता है, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये मैं जो सेट टाइप्स बताए गए हैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। फिर आती है हमारी नल हाइपोथेसिस। नल यानी कि जैसे आप नाम से लग रहा है, नो इफेक्ट हाइपोथेसिस है, नो रिलेशनशिप की हाइपोथेसिस है, जो बताती है कि हाइपोथेसिस में जो भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशनशिप्स नहीं है। ठीक है, और रिसर्चर ये पूरी तरीके से कोशिश करता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए और उसके अपोजिट में रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। देन है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस होती है जो पॉपुलेशन के बारे में स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स को बताती हैं। ठीक है, और रिसर्चर अपनी डेटा के आधार पर क्या करता है, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट अबाउट statistical population that on the basis of information obtained from observed data one seeks to support or refute। ठीक है, मतलब कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे ऑब्जर्व डेटा से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या किया जाता है, समर्थन दिया जाता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी, जो मैंने बताया कि मेनली या ब्रॉडली हाइपोथेसिस को इन तीन तरीके से जाना जाता है। रिसर्च हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्टेबल या अल्टरनेट हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस भी कहते हैं, मतलब कि जिसको रिसर्चर चेक कर सकता है, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। और दूसरी तरफ नल हाइपोथेसिस जिसमें हम बताते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा है। तो टेस्टेबल हाइपोथेसिस हमारी क्या है, which predict relationship between IV and DV and these variables are testable or measurable। यानी कि increase in patient's body temperature causes increase in patient's pulse rate, that is the testable hypothesis को हम टेस्ट कर सकते हैं।
अब इन हाइपोथेसिस को कुछ और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, कैजुअल और एसोसिएटिव। बात हम लोगों ने कर ली कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है। प्रिडिक्ट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द आईवी एंड डीवी, और यहाँ पे क्या होगा, दो ही वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ईट मोर वेजिटेबल्स यू विल लूज weight faster. Here, eating more vegetables is an independent variable while losing weight is the dependent variable. ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, यानी कि मोर देन टू वेरिएबल्स. Complex hypothesis predicts that there exists relationship between two or more IV and DV. Eating more vegetables and fruit lead to weight loss, glowing skin, and reduces the risk of many diseases such as heart disease. Then directional hypothesis, which gave direction to the researcher in the journey, so predicts the direction of the relationship between the IV and DV. For example, high quality of nursing education will lead to high quality of nursing practice. Next, a non-directional hypothesis predicts the relationship between the IV and DV, but does not specific the directional of the relationship. Direction of the relationship को नहीं बता पाती है. ठीक है, जैसे कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग, बट पॉजिटिवली और नेगेटिवली हम कोई भी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं. कॉजल हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया, प्रिडिक्ट्स अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन द आईवी एंड डीवी. This hypothesis predicts the effect of the IV on the dependent variable. For example, early post-operative ambulation will lead to prompt recovery. Cause और effect दोनों की बात हो रही है. Associative hypothesis predicts an associative relationship between the IV and DV. When there is a change in any one of the variable, change also occurs in the other variable. इसके दो टाइप हैं: पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन. ठीक है, जब हम कहीं वेट बढ़ने से हाइट बढ़ रही है या हाइट बढ़ने से वेट बढ़ रहा है, दैट इज द पॉजिटिव. एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है, तो दैट इज द पॉजिटिव एसोसिएशन. हाइट बढ़ने से वेट घट रहा है, दैट इज द नेगेटिव एसोसिएशन. इसकी हमने बात करी ली है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की आपकी. Statistical hypotheses are statement about statistical population that on the basis of information obtained from observed data one seek to support or refute. Then null hypothesis की भी पार्ट है. पार्ट क्या है, आप जिस भी हाइपोथेसिस को यूज़ कर रहे हो, डायरेक्शनल हो, नॉन डायरेक्शनल हो, एसोसिएटिव हो, एक हाइपोथेसिस कई टाइप की हो सकती है. एक सिंपल हाइपोथेसिस डायरेक्शनल भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है, एसोसिएटिव भी हो सकती है. कई तरह के हो सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं नल हाइपोथेसिस में, सिंपल हाइपोथेसिस की, तो हम कह देंगे कि भाई रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में. कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की हम जब बात कर रहे हैं तो हम कह देंगे कि मोर देन 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो चार्ट में कि नल हाइपोथेसिस क्या है, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप और नो चेंज, ये हाइपोथेसिस है. ठीक है, वहीं पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस जो है हमारी इफेक्ट की, डिफरेंस की, रिलेशनशिप की और चेंज की हाइपोथेसिस है. नल हाइपोथेसिस के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको. सिंपल नल हाइपोथेसिस, अच्छा यहाँ पे ये मेंशन हो गया है, इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं. ठीक है, फॉरेन की बहुत सारी बुक्स में स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोला गया है, तो वहाँ पे भी हम क्या कहते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम यही बताएंगे कि उनके बीच में जो भी डेटा हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी ऑब्टेन डेटा है हमारा, ठीक है, जिसके बेस पे हम बता पाते हैं कि स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन के बारे में कोई भी हम इन्फ्रेंसेस या प्रिडिक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम उसमें यही बताएंगे कि उसके बीच में रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा है. सिंपल नल हाइपोथेसिस, जैसे कि बेड रेस्ट विल नॉट रिलीव द सीवियर एस्थमेटिक डिस्पेप्निया. In the above example, the IV, that is bed rest, does not have any causal relationship with the DV, that is severe asthmatic dyspepsia. This is simple null hypothesis है.
कॉम्प्लेक्स नल में वही हो जाएगा कि हम जितने भी वेरिएबल्स को बता रहे हैं हम उनके बीच में कहेंगे कि कोई भी रिलेशनशिप्स नहीं है, यानी कि स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहलिज्म, टबैको यूज़ हैव नो रिलेशनशिप्स इन द occurrence ऑफ मलेरिया, मम्प्स और चिकन पॉक्स। देन causal null hypothesis. High intake of fluid does not cause tissue edema. In the above example, the IV, that is high fluid intake, does not have any causal relationship with the dependent variables such as tissue edema. Then associative null hypothesis. Increased dose in antibiotics will not reduce body temperature. Okay? बता रहे हैं ना कोई भी रिलेशनशिप्स नहीं है। नॉलेज चेक के लिए मैंने आपको ये दिया था। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से हाइपोथेसिस इंक्लूडेड हैं। अगर सिंपल हाइपोथेसिस है तो पहले वाले में अगर सिंपल हाइपोथेसिस हम बता रहे हो तो क्या इसमें एसोसिएटिव भी है, डायरेक्शनल भी है, नॉन डायरेक्शनल है, या कितनी भी हाइपोथेसिस इंक्लूडेड है, तो इसका नेचर क्या है और क्यों है। ये आपका होमवर्क था। फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया था जो फंक्शन है उसका सबसे पहला फंक्शन ये है हाइपोथेसिस का थ्योरीज को टेस्ट करना। ठीक है, रिसर्चर्स का जो ओपिनियन है हाइपोथेसिस को लेके वो है कि इसका मेन फंक्शन है कि हम क्या कर सकें, थ्योरीज को टेस्ट कर सकें इजीली। साइकोलॉजिस्ट जो हैं, सोशोलॉजिस्ट जो हैं, क्या करते हैं, अक्सर किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो किसी थ्योरी को डेवलप करते हैं और उसके बाद कुछ तरीकों को चेक करते हैं कि हाँ किन फैक्ट के बेस पे हम इस थ्योरी को चेक कर पा रहे हैं। उनके सामने सबसे अप्रोप्रिएट तरीका क्या होता है इस थ्योरी को चेक करने का, एक या एक से अधिक हाइपोथेसिस को बना लेना और उस हाइपोथेसिस को बनाने के बाद वो क्या करने लगते हैं, उसकी चेकिंग करने लगते हैं, उसकी सत्यता की जांच करने लगते हैं और फिर उसकी जो भी कंक्लूजन उन्हें प्राप्त होता है उससे वो अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी इन टेस्टेबल फॉर्म टू सजेस्ट अ न्यू थ्योरी। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, मतलब कि जनरल रिसर्च में हम जितनी भी थ्योरीज हैं उनका जो बेस होता है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस। पर कभी कभी इसके अपोजिट भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जिससे हम डिफरेंट टाइप की हाइपोथेसिस को एक साथ मिला के एक पर्टिकुलरली एक थ्योरी को डेवलप कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे हाइपोथेसिस का जो फंक्शन है इसके आधार पे हम एक नई थ्योरी को भी प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये बिलीव होता है कि पर्टिकुलर फिनोमिना का क्या कॉज हो सकता है, क्या उसका बैकग्राउंड हो सकता है। ठीक है, उसके लिए वो क्या कर लेता है, एक हाइपोथेसिस बना लेता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट, लॉजिकल सिस्टम को देखने लगता है और उसके बेस पे एक जब नई थ्योरी बनती है तो हम कहेंगे कि हाइपोथेसिस ने मेन रोल या विटल रोल प्ले किया है टू सजेस्ट अ न्यू थ्योरी। फिर टू डिस्क्राइब अ फिनोमिना, हाइपोथेसिस द्वारा डिस्क्रिप्टिव फंक्शन भी किए जाते हैं जब हम किसी हाइपोथेसिस की एम्पिरिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि उस फिनोमिना के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है जिससे वो रिलेटेड थी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम रिलेटेड फिनोमिना को सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इसका एक और फंक्शन है। ऐसे तो फंक्शन बहुत सारे हैं पर ये मेन फंक्शंस हैं। फिर अगर हम बात करें हाइपोथेसिस मेक्स द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च स्टडी, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी टू द रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इट डिस्क्राइब्स, explains or predict the expected result or outcome of the research. It indicates the type of research design. It directs the lab research study process. It identifies the population of the research study that is to be investigated or examined. It facilitates data collection, data analysis and data interpretation. इसके साथ साथ मैंने क्लास में आपसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की थी, है ना, टाइप 1 और टाइप 2 एरर की बात की थी, तो आपको वो भी पढ़ लेना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप लोगों ने मुझे बताया था
ठीक है। और मैंने भी आपको क्लियर किया था कि 5% आपके पास रिस्क रहेगा कि हाँ आपकी जो हाइपोथेसिस है 0.5 लेवल पे 0.05 या 5% पे क्या हो जाएगी, रिजेक्ट भी हो सकती है। तो रिस्क है 5% का। पर 1% पे या 0.01% पे क्या होगा, आपके पास रिस्क नहीं रहता है, सिर्फ 1% का ही रिस्क रहता है, कम से कम रिस्क रहता है। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दो तरह के सिग्निफिकेंस लेवल हैं जिसके रिसर्चर को अपनी हाइपोथेसिस को चेक करना होता है। ठीक है। अल्फा एरर और बीटा एरर के नाम से भी जाने जाते हैं। टाइप 1 एरर अल्फा एरर और टाइप 2 एरर बीटा एरर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका सॉरी 2 हो गया, जिसमें आपने 5% और 1% की बात कर लेनी है। 0.05 यानी कि 5% और 0.01 यानी कि 1%। इसके बाद आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर की बात करनी है। एग्जाम के पर्पज से बता रही हूँ आपको कि आपके एग्जाम में क्या आ सकता है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपको बतानी है। टाइप 1 एरर यानी कि अल्फा एरर, टाइप 2 एरर यानी कि बीटा एरर। ठीक है। टाइप 1 एरर कब होती है, हम्म, जब सिचुएशन ऐसी होती है कि रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट एक्सेप्ट है आपकी नल हाइपोथेसिस, फिर भी उसे रिजेक्ट कर देता है। दैट इज द टाइप 1 एरर यानी कि अल्फा एरर। उसके दूसरे अपोजिट हम अगर कहें कि सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को फॉल्स होने पर भी एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज द टाइप 2 एरर यानी कि बीटा एरर। ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको अपना होमवर्क करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। आप, मैं जान रही हूँ प्री पीएचडी के बच्चे हो, पर काम करते रहने से, प्रैक्टिस करते रहने से आपकी में एफिशिएंसी डेवलप होगी और सिनॉप्सिस लिखने के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच बच्चों। होपफुली आपको समझ में आया होगा चीज़ें। जो भी चीज़ें ना समझ में आई हों या और क्लैरिटी चाहिए किसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है। याद रख, दूसरा जो क्लास होगा उसमें पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।